कहानियां समय की धूल में खो जाती हैं, लेकिन कुछ नाम इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है साइरस महान, जिसे दुनिया साइरस द ग्रेट के नाम से जानती है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने न केवल एक साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि मानवता, न्याय और शासन की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी प्रेरणा देती है। ये कहानी है अखमेनिद साम्राज्य की, जिसने प्राचीन विश्व को एक नया आकार दिया। आइए चलते हैं उस दौर में जब एक युवा योद्धा ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत की थी। हमारी कहानी शुरू होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, आज के दक्षिण पश्चिमी ईरान के एक पहाड़ी इलाके में, जिसे तब पारसा के नाम से जाना जाता था। यहां फारस की उपजाऊ घाटियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा कबीला रहता था, जिसे अखमेनिद कहा जाता था। इस कबीले का नेतृत्व करता था एक परिवार, जिसके मुखिया थे हखामनीश, जिनके नाम पर यह वंश अखमेनिद कहलाया। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि इस साधारण से कबीले से एक दिन विश्व का सबसे विशाल साम्राज्य जन्म लेगा। साइरस का जन्म लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता थे कंबाइसिस प्रथम, जो पारसा के एक स्थानीय शासक थे, और उनकी माता थी मंदाने, जो शक्तिशाली मेडियन साम्राज्य के राजा की बेटी थी। साइरस के जन्म से जुड़ी कहानियां रहस्य और किंवदंतियों से भरी है। एक प्राचीन कथा के अनुसार मेडियन राजा एस्तियागेस को एक स्वप्न दिखा कि उसकी बेटी मंदाने का बेटा एक दिन उसका साम्राज्य छीन लेगा। डर से भरे इस राजा ने नवजात साइरस को मारने का आदेश दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक चरवाहे ने साइरस को बचा लिया और उसे अपने बेटे की तरह पाला। बचपन में साइरस ने पहाड़ों की गोद में जीवन जिया। वो एक साधारण बालक नहीं था, उसमें नेतृत्व की चमक थी, जो कम उम्र में ही दिखाई देने लगी। वो अपने साथियों को इकट्ठा करता, उन्हें युद्ध की रणनीतियां सिखाता और खेल खेल में ही नेतृत्व की कला सीखता। लेकिन साइरस केवल तलवार और भाले का योद्धा नहीं था, वो विचारों का भी योद्धा था। उसने अपने आसपास के लोगों से सीखा कि शक्ति केवल युद्ध में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जीतने में भी होती है। जैसे जैसे साइरस बड़ा हुआ, उसने अपने दादा मेडियन राजा एस्तियागेस के साम्राज्य को करीब से देखा। मेडियन साम्राज्य उस समय का एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जो आज के उत्तरी ईरान से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ था। लेकिन इस साम्राज्य में सब कुछ ठीक नहीं था। एस्तियागेस एक कठोर शासक था, जिसके शासन से लोग असंतुष्ट थे। साइरस ने इस असंतोष को देखा और समझा कि ये उसका अवसर है। लगभग 559 ईसा पूर्व में, जब साइरस की उम्र करीब 40 वर्ष थी, वो अपने पिता कंबाइसिस प्रथम की मृत्यु के बाद पारसा का शासक बना। ये वो क्षण था जब साइरस ने अपने सपनों को सच करने का संकल्प लिया। उसने अपने छोटे से कबीले को एकजुट किया और मेडियन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की योजना बनानी शुरू की। ये आसान नहीं था। मेडियन सेना विशाल थी और साइरस के पास संसाधन सीमित थे। लेकिन साइरस के पास कुछ ऐसा था जो मेडियन सेना के पास नहीं था: लोगों का विश्वास और एक दूरदर्शी दृष्टिकोण। साइरस ने अपने सैनिकों को न केवल युद्ध की कला सिखाई, बल्कि उन्हें एक सपना भी दिया। वो सपना था एक ऐसे साम्राज्य का जहां सभी लोग स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जी सके। उसने अपने सैनिकों से कहा, हम केवल युद्ध नहीं लड़ रहे, हम एक नई दुनिया बना रहे हैं। इस संदेश ने उसके सैनिकों में जोश भरा। साइरस ने छोटी छोटी लड़ाइयों से शुरुआत की, मेडियन साम्राज्य के बाहरी इलाकों पर कब्जा किया और धीरे धीरे अपनी सेना को मजबूत किया। 550 ईसा पूर्व तक साइरस ने मेडियन राजधानी एकबताना पर हमला करने की योजना बनाई। ये एक निर्णायक युद्ध था। मेडियन सेना के कई सेनापति, जो एस्तियागेस के शासन से नाखुश थे, गुप्त रूप से साइरस के साथ शामिल हो गए। युद्ध के मैदान में साइरस की रणनीति और साहस ने मेडियन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।
एस्तियागेस को बंदी बना लिया गया और साइरस ने मेडियन साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। लेकिन यहां साइरस ने कुछ ऐसा किया जो उस समय के शासकों के लिए अनोखा था। उसने अपने दादा एस्तियागेस को मारने के बजाय उसे सम्मान के साथ रखा और अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। इस जीत के साथ साइरस ने न केवल मेडियन साम्राज्य को अपने अधीन किया, बल्कि अखमेनिद साम्राज्य की नींव रखी। यह साम्राज्य केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसी विचारधारा का प्रतीक था जो साइरस के दर्शन पर आधारित थी, न्याय, सहिष्णुता और मानवता। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। साइरस के सामने अब और भी बड़ी चुनौतियां थी। लीडिया, बेबीलोन और मिस्र जैसे शक्तिशाली साम्राज्य उसकी राह में थे। क्या साइरस इन विशाल शक्तियों को हरा पाएगा? क्या वह अपने सपनों के साम्राज्य को और विस्तार दे पाएगा? पारसा की पहाड़ियों से निकलकर साइरस महान ने मेडियन साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन यह जीत केवल एक शुरुआत थी। साइरस का सपना था एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण करना जो न केवल शक्ति बल्कि न्याय और एकता का प्रतीक हो। अब उसकी नजर पश्चिम की ओर थी, जहां एक धनवान और शक्तिशाली साम्राज्य अपनी चमक बिखेर रहा था, लीडिया। 550 ईसा पूर्व के बाद साइरस ने अपने नवगठित अखमेनिद साम्राज्य को संगठित करना शुरू किया। उसने मेडियन साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया, लेकिन उसमें अपने सुधार जोड़े। साइरस जानता था कि एक विशाल साम्राज्य को केवल तलवार से नहीं, बल्कि कुशल शासन से चलाया जा सकता है। उसने स्थानीय शासकों को उनके पदों पर बरकरार रखा, बशर्ते वे उसकी सत्ता को स्वीकार करें। इस नीति ने न केवल विद्रोह की संभावनाओं को कम किया, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों को एकजुट करने में भी मदद की। लेकिन साइरस की ये शांति लंबे समय तक नहीं टिकी। पश्चिम में लीडिया का राजा क्रोएसस, जो अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था, साइरस की बढ़ती शक्ति से चिंतित था। लीडिया, जो आज के पश्चिमी तुर्की में स्थित था, उस समय का एक समृद्ध साम्राज्य था। राजा क्रोएसस की संपत्ति की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। कहा जाता था कि उसकी राजधानी सार्डिस में सोने की नदियां बहती थी। क्रोएसस ने साइरस की मेडियन विजय को अपने लिए खतरे के रूप में देखा। उसने सोचा कि अगर साइरस को अब नहीं रोका गया तो वो लीडिया के लिए भी खतरा बन सकता है। क्रोएसस ने यूनानी शहर राज्यों और मिस्र के साथ गठबंधन करने की योजना बनाई। लेकिन इससे पहले उसने डेल्फी के प्रसिद्ध ओरेकल से सलाह ली। ओरेकल ने भविष्यवाणी की कि अगर क्रोएसस युद्ध शुरू करेगा तो एक महान साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। क्रोएसस ने इसे अपनी जीत का संकेत समझा, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय किया था। 547 ईसा पूर्व में क्रोएसस ने अपनी सेना के साथ साइरस के साम्राज्य की सीमा पर हमला कर दिया। साइरस, जो उस समय अपने साम्राज्य को मजबूत करने में व्यस्त था, इस हमले के लिए तैयार था। उसने अपनी सेना को तेजी से संगठित किया और लीडिया की ओर कूच किया। दोनों सेनाएं हेलिस नदी के किनारे कापादोसिया के पास आमने सामने हुई। ये युद्ध अनिर्णायक रहा और क्रोएसस ने अपनी सेना को वापस सार्डिस ले जाने का फैसला किया। उसे लगा कि साइरस सर्दियों में हमला नहीं करेगा, लेकिन साइरस कोई साधारण सेनापति नहीं था। उसने क्रोएसस की इस गलती का फायदा उठाया और तेजी से सार्डिस की ओर बढ़ा। सार्डिस की घेराबंदी एक ऐतिहासिक घटना थी। लीडिया की सेना, जो घुड़सवारों के लिए प्रसिद्ध थी, ने साइरस की सेना का डटकर मुकाबला किया। लेकिन साइरस ने एक चतुर रणनीति अपनाई। उसने अपनी सेना में ऊंटों का इस्तेमाल किया, जिनकी गंध से लीडिया के घोड़े भयभीत हो गए। इस अप्रत्याशित चाल ने लीडिया की सेना को तितर बितर कर दिया। अंततः साइरस ने सार्डिस पर कब्जा कर लिया। क्रोएसस को बंदी बना लिया गया। लेकिन यहां फिर साइरस ने अपनी उदारता दिखाई। उसने क्रोएसस की जान बख्श दी और उसे अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। लीडिया की विजय ने साइरस के साम्राज्य को न केवल धन और संसाधन दिए, बल्कि उसे यूनानी शहर राज्यों के साथ
व्यापार और संपर्क का अवसर भी प्रदान किया। साइरस ने लिडिया के यूनानी शहरों जैसे इफिसुस और मिलेटस को अपने साम्राज्य में शामिल किया, लेकिन उन्हें स्वायत्तता दी। उसने स्थानीय संस्कृति और धर्म का सम्मान किया, जिससे इन क्षेत्रों में विद्रोह की संभावना कम हो गई। इस जीत के बाद साइरस का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में करने की योजना बनाई, लेकिन लिडिया की विजय ने अन्य शक्तियों को सतर्क कर दिया था। दक्षिण में बेबीलोन का शक्तिशाली साम्राज्य साइरस की बढ़ती शक्ति को देख रहा था। बेबीलोन, जो अपनी विशाल दीवारों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता था, साइरस के लिए अगली बड़ी चुनौती था। साइरस ने लिडिया की जीत के बाद अपने साम्राज्य को और संगठित किया। उसने सड़कों का निर्माण शुरू किया, जो साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती थी। उसने एक डाक प्रणाली शुरू की, जिससे संदेश तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते थे। ये नवाचार साइरस के शासन को और प्रभावी बनाते थे, लेकिन साइरस का असली जादू उसकी नीति में था। वो विजित क्षेत्रों के लोगों को दबाने के बजाय उन्हें अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाता था। उसने विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों को स्वीकार किया, जो उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। लिडिया की विजय के साथ साइरस का नाम अब पूरे प्राचीन विश्व में गूंज रहा था, लेकिन ये केवल एक पड़ाव था। उसका अगला लक्ष्य बेबीलोन था, एक ऐसा साम्राज्य जिसे जीतना असंभव माना जाता था। क्या साइरस इस विशाल साम्राज्य को अपने अधीन कर पाएगा? क्या वह अपनी उदारता और रणनीति से बेबीलोन के लोगों का दिल जीत पाएगा? साइरस महान का नाम अब पारसा की पहाड़ियों से लेकर लिडिया की समृद्ध घाटियों तक गूंज रहा था। मेडिन साम्राज्य और लिडिया को अपने अधीन करने के बाद साइरस का अखमेनिद साम्राज्य तेजी से विस्तार कर रहा था, लेकिन उसकी नजर अब दक्षिण की ओर थी, जहां प्राचीन विश्व का एक सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी साम्राज्य खड़ा था, बेबीलोन। यह बात है साइरस की उस ऐतिहासिक विजय की, जिसने न केवल उसके साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि मानवता और सहिष्णुता की एक ऐसी मिसाल कायम की, जो आज भी इतिहास में अमर है। 539 ईसा पूर्व का समय था। बेबीलोन उस समय प्राचीन विश्व का एक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था। टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच बसा ये शहर अपनी विशाल दीवारों, आलीशान मंदिरों और विश्व प्रसिद्ध बगीचों के लिए जाना जाता था। बेबीलोन का शासक था नबोनिडस, एक ऐसा राजा जिसका शासन लोगों के बीच अलोकप्रिय था। नबोनिडस ने बेबीलोन के पारंपरिक देवता मार्दुक की पूजा को कम महत्व दिया और अपने पसंदीदा चंद्र देवता सिन की पूजा को बढ़ावा दिया। इसने पुजारियों और जनता के बीच असंतोष पैदा कर दिया था। साइरस ने इस असंतोष को अपने अवसर के रूप में देखा। बेबीलोन पर हमला करना कोई आसान काम नहीं था। शहर की दीवारें इतनी मोटी थी कि उन्हें तोड़ना लगभग असंभव था। इसके अलावा बेबीलोन के पास एक विशाल सेना और अथाह संसाधन थे, लेकिन साइरस के लिए असंभव जैसा कुछ नहीं था। उसने युद्ध की रणनीति के साथ साथ कूटनीति का भी सहारा लिया। उसने बेबीलोन के असंतुष्ट पुजारियों और कुलीन वर्ग के साथ गुप्त संपर्क स्थापित किया। साइरस ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो बेबीलोन की संस्कृति और धर्म का सम्मान करेगा। ये संदेश बेबीलोन की जनता तक फैल गया और साइरस के प्रति उनके मन में एक उम्मीद जागी। साइरस ने अपनी सेना को संगठित किया और बेबीलोन की ओर कूच किया। उसने सीधे शहर पर हमला करने के बजाय एक चतुर रणनीति अपनाई। बेबीलोन शहर के चारों ओर यूफ्रेट्स नदी बहती थी, जो शहर की रक्षा के लिए एक प्राकृतिक कवच थी। साइरस ने अपने सैनिकों को नदी के प्रवाह को मोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने नदी के ऊपरी हिस्से में एक नहर खोदी, जिससे नदी का पानी दूसरी दिशा में बहने लगा। इससे बेबीलोन की रक्षा करने वाली नदी का जलस्तर कम हो गया। साइरस की सेना अब नदी के रास्ते शहर में प्रवेश कर सकती थी। एक रात
जब बेबीलोन के लोग एक उत्सव में व्यस्त थे, साइरस की सेना ने चुपके से शहर में प्रवेश किया। बेबीलोन की विशाल दीवारें, जो कभी अभेद्य मानी जाती थी, उस रात साइरस की चतुराई के सामने बेकार साबित हुई। शहर में ज्यादा प्रतिरोध नहीं हुआ। कई इतिहासकारों का मानना है कि बेबीलोन के लोग, जो नबोनिडस के शासन से तंग आ चुके थे, साइरस का स्वागत करने के लिए तैयार थे। साइरस ने बिना रक्तपात के बेबीलोन पर कब्जा कर लिया। लेकिन साइरस की असली महानता इस विजय के बाद दिखाई दी। उसने बेबीलोन को लूटने या नष्ट करने के बजाय शहर की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान किया। उसने मार्दुक के मंदिर में जाकर पूजा की और स्थानीय पुजारियों को उनके अधिकार वापस दिए। साइरस ने नबोनिडस को भी क्रूरता से मारने के बजाय उसे सम्मानजनक निर्वासन में भेजा। लेकिन साइरस का सबसे महत्वपूर्ण कदम था उसका वो आदेश, जिसे आज इतिहास में साइरस सिलेंडर के नाम से जाना जाता है। साइरस सिलेंडर एक मिट्टी का दस्तावेज है, जिसमें साइरस ने अपने शासन के सिद्धांतों को दर्ज किया। इस दस्तावेज में उसने घोषणा की कि वो सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करेगा। उसने उन लोगों को, जिन्हें बेबीलोन के पिछले शासकों ने निर्वासित किया था, उनकी मातृभूमि में लौटने की अनुमति दी। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण था यहूदियों का, जिन्हें बेबीलोन में बंदी बनाकर रखा गया था। साइरस ने उन्हें यरूशलेम लौटने और उनके मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी। ये कदम इतना क्रांतिकारी था कि यहूदी ग्रंथों में साइरस को ईश्वर का अभिषिक्त कहा गया। साइरस सिलेंडर को कुछ इतिहासकार मानव अधिकारों का पहला चार्टर मानते हैं। यह दस्तावेज दिखाता है कि साइरस केवल एक विजेता नहीं था, बल्कि एक दूरदर्शी शासक था, जो समझता था कि एक साम्राज्य को केवल ताकत से नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास और सम्मान से चलाया जा सकता है। बेबीलोन की विजय ने अखमेनिद साम्राज्य को प्राचीन विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। अब साइरस का साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर मेसोपोटामिया तक फैल चुका था। उसने बेबीलोन को अपने साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बनाया। उसने वहां की अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया और व्यापार को बढ़ावा दिया। लेकिन साइरस का मन अभी शांत नहीं हुआ था। उसकी नजर अब पूर्वी सीमाओं पर थी, जहां कई छोटे छोटे कबीले और राज्य थे जो उसके साम्राज्य में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। साइरस की यह विजय केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, ये एक विचारधारा की जीत थी। उसने दिखाया कि एक शासक अपनी प्रजा को दास नहीं, बल्कि भागीदार बना सकता है। उसके सामने अब नई चुनौतियां थी। क्या वह अपने विशाल साम्राज्य को एकजुट रख पाएगा? क्या वो पूर्वी सीमाओं पर अपनी शक्ति को और विस्तार दे पाएगा? बेबीलोन की विजय के साथ साइरस महान का अखमेनिद साम्राज्य प्राचीन विश्व की सबसे विशाल और शक्तिशाली शक्ति बन चुका था। पारसा की छोटी सी पहाड़ियों से शुरू हुआ ये सफर अब मध्य एशिया, लीडिया और मेसोपोटामिया तक फैल चुका था। साइरस का नाम सम्मान और भय के साथ लिया जाता था, लेकिन साइरस का दिल अभी रुका नहीं था। उसका सपना था एक ऐसे साम्राज्य का जो विश्व के कोने कोने को एकजुट करे। 539 ईसा पूर्व के बाद साइरस ने अपने साम्राज्य को और मजबूत करने पर ध्यान दिया। उसने अपने विशाल साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए एक अभूतपूर्व प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। उसने अपने साम्राज्य को सत्रापी या प्रांतों में बांटा, जिन्हें सत्राप, गवर्नर नियंत्रित करते थे। ये सत्राप स्थानीय शासक होते थे, जिन्हें साइरस की निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। लेकिन साइरस ने उन्हें पर्याप्त स्वायत्तता दी ताकि वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रख सकें। उसने एक शाही सड़क प्रणाली शुरू की, जिसकी सबसे प्रसिद्ध थी रॉयल रोड, जो सार्डिस से सुसा तक फैली थी। इस सड़क ने व्यापार और संचार को तेज किया, जिससे साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ना आसान हो गया। साइरस की ये नीति केवल प्रशासनिक नहीं थी, बल्कि उसकी दूरदर्शिता का प्रतीक थी। वह जानता था कि एक साम्राज्य को केवल तलवार से नहीं,
बल्कि लोगों के विश्वास और सहयोग से चलाया जा सकता है। उसने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को अपनाया, जिससे उसके साम्राज्य में एक अनोखी एकता बनी। लेकिन साइरस का ये शांतिपूर्ण शासन हमेशा चुनौती मुक्त नहीं रहा। पूर्वी सीमाओं पर कई यायावर कबीले थे जो उसकी सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इन कबीलों में सबसे शक्तिशाली थे मस्सागेताई, जो आज के मध्य एशिया के विशाल मैदानों में रहते थे। लगभग 530 ईसा पूर्व में साइरस ने फैसला किया कि वो अपने साम्राज्य की पूर्वी सीमाओं को और विस्तार देगा। मस्सागेताई कबीले, जो अपनी घुड़सवारी और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, साइरस के लिए एक बड़ी चुनौती थे। इन कबीलों का नेतृत्व कर रही थी रानी तोमिरिस, एक साहसी और कुशल योद्धा। साइरस ने पहले कूटनीति का सहारा लिया। उसने रानी तोमिरिस को विवाह का प्रस्ताव भेजा ताकि युद्ध के बिना मस्सागेताई को अपने साम्राज्य में शामिल कर सके। लेकिन तोमिरिस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने साइरस को चेतावनी दी कि वो अपनी जमीन पर हमला न करे। साइरस, जो अब तक अपनी रणनीतियों और साहस के लिए जाना जाता था, ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। उसने अपनी सेना के साथ मस्सागेताई की सीमाओं की ओर कूच किया। उसने अराक्स नदी को पार किया और मस्सागेताई की जमीन पर प्रवेश किया। शुरुआती झड़पों में साइरस ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। उसने एक जाल बिछाया जिसमें उसने अपने शिविर में शराब और भोजन छोड़ दिया। मस्सागेताई योद्धाओं, जो शराब के आदी नहीं थे, ने इस दावत का लुत्फ उठाया और नशे में धुत हो गए। साइरस की सेना ने इसका फायदा उठाया और उन पर हमला कर दिया। इस हमले में रानी तोमिरिस के बेटे सहित कई मस्सागेताई योद्धा मारे गए। लेकिन ये जीत साइरस के लिए अंतिम नहीं थी। रानी तोमिरिस अपने बेटे की मृत्यु से क्रोधित ने अपनी पूरी शक्ति के साथ जवाबी हमला किया। मस्सागेताई योद्धाओं ने अपने मैदानी इलाकों का फायदा उठाया और साइरस की सेना को घेर लिया। ये युद्ध साइरस के जीवन का सबसे भीषण युद्ध था। मस्सागेताई की तेज घुड़सवारी और तीरंदाजी ने साइरस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार इस युद्ध में साइरस की सेना का लगभग सफाया हो गया और सबसे दुखद, साइरस स्वयं इस युद्ध में मारा गया। साइरस की मृत्यु के साथ एक युग का अंत हुआ, लेकिन उसकी विरासत खत्म नहीं हुई। मस्सागेताई की रानी तोमिरिस ने साइरस के शरीर का सम्मान किया, लेकिन उसने ये भी सुनिश्चित किया कि साइरस की मृत्यु का संदेश पूरे विश्व में फैले। साइरस का शरीर पारसा लाया गया, जहां उसे पासार्गदाई में एक साधारण से मकबरे में दफनाया गया। ये मकबरा आज भी साइरस की सादगी और महानता का प्रतीक है। साइरस की मृत्यु ने अखमेनिद साम्राज्य को झकझोर दिया, लेकिन उसकी नींव इतनी मजबूत थी कि साम्राज्य टूटा नहीं। उसका बेटा कंबाइसिस द्वितीय सत्ता में आया और उसने अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाया। साइरस ने अपने जीवन काल में जो साम्राज्य बनाया, वो केवल भौगोलिक नहीं था। उसने एक ऐसी विचारधारा दी जिसमें न्याय, सहिष्णुता और मानवता सर्वोपरि थी। उसकी मृत्यु के बाद अखमेनिद साम्राज्य ने और विस्तार किया, लेकिन साइरस का असली योगदान था उसका दर्शन, जो आज भी हमें प्रेरित करता है। क्या साइरस का साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद भी अपनी महानता को बरकरार रख पाएगा? क्या उसकी विरासत अगली पीढ़ियों तक जीवित रहेगी? साइरस महान अब इस दुनिया में नहीं थे। मस्सागेताई के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन पासार्गदाई में उनके साधारण से मकबरे में दफन साइरस ने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो सदियों तक गूंजती रही। 530 ईसा पूर्व में साइरस की मृत्यु के बाद अखमेनिद साम्राज्य एक नाजुक मोड़ पर था। साइरस ने अपने जीवन काल में एक विशाल साम्राज्य बनाया था, जो मध्य एशिया से लेकर मेसोपोटामिया और लीडिया तक फैला हुआ था। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को एकजुट रखना कोई आसान काम नहीं था। साइरस की जगह उनके बेटे कंबाइसिस द्वितीय ने सत्ता संभाली।
कंबाइसिस एक साहसी योद्धा था, लेकिन उसमें अपने पिता की दूरदर्शिता और उदारता की कमी थी। उसने अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया और उसकी नजर अब मिस्र पर थी, जो उस समय प्राचीन विश्व की एक और शक्तिशाली सभ्यता थी। 525 ईसा पूर्व में कंबाइसिस ने मिस्र पर हमला किया और फराओ आमासिस के उत्तराधिकारी को हरा दिया। इस जीत ने अखमेनिद साम्राज्य को और विस्तार दिया और अब यह साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों तक फैल चुका था। लेकिन कंबाइसिस का शासन साइरस की तरह सहिष्णु नहीं था। उसने मिस्र की परंपराओं और धर्म का उतना सम्मान नहीं किया जितना साइरस ने अपने विजित क्षेत्रों में किया था। इसने मिस्र में असंतोष को जन्म दिया। साथ ही कंबाइसिस के शासन में साम्राज्य के अन्य हिस्सों में भी विद्रोह की चिंगारी भड़कने लगी थी। कंबाइसिस की मृत्यु 522 ईसा पूर्व में रहस्यमयी परिस्थितियों में हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसने आत्महत्या की, जबकि अन्य का कहना है कि उसकी हत्या कर दी गई। उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य में अराजकता फैल गई। इस संकट के समय साइरस का एक दूर का रिश्तेदार दारा प्रथम सत्ता में आया। दारा ने न केवल साम्राज्य को एकजुट किया, बल्कि उसे और मजबूत बनाया। उसने साइरस की प्रशासनिक नीतियों को और बेहतर किया, एक मानकीकृत मुद्रा प्रणाली शुरू की और कानूनों का एक संग्रह बनाया। दारा के शासन में अखमेनिद साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। उसने सुसा और परसेपोलिस में भव्य राजधानी शहर बनाए, जो साम्राज्य की शक्ति और वैभव के प्रतीक थे। लेकिन साइरस की विरासत केवल साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार तक सीमित नहीं थी। उसका असली योगदान था उसका शासन दर्शन। साइरस ने दिखाया कि एक साम्राज्य को केवल ताकत से नहीं, बल्कि सहिष्णुता, न्याय और मानवता से चलाया जा सकता है। उसका साइरस सिलेंडर, जिसमें उसने सभी धर्मों और संस्कृतियों के सम्मान की बात की थी, आज भी एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में संरक्षित है। यह दस्तावेज हमें बताता है कि साइरस न केवल अपने समय का, बल्कि भविष्य का भी शासक था। उसकी नीतियों ने विभिन्न संस्कृतियों को एक मंच पर लाने का काम किया, जिसने प्राचीन विश्व में शांति और समृद्धि को बढ़ावा दिया। साइरस की मृत्यु के बाद अखमेनिद साम्राज्य लगभग 2 शताब्दियों तक फलता फूलता रहा, लेकिन 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के आक्रमण ने इस साम्राज्य का अंत कर दिया। फिर भी साइरस की विरासत सिकंदर के समय और उसके बाद भी जीवित रही। सिकंदर ने साइरस के मकबरे का दौरा किया और उसकी सादगी से प्रभावित हुआ। उसने साइरस के मकबरे की रक्षा का आदेश दिया, जो आज भी ईरान में खड़ा है। उसने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं को एकजुट करता था। आज जब हम साइरस सिलेंडर को देखते हैं या पासार्क दाई में उसके मकबरे को देखते हैं, तो हमें एक ऐसे शासक की याद आती है जिसने शक्ति को मानवता के साथ जोड़ा। वो आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो मानते हैं कि शासन का आधार तलवार नहीं, बल्कि न्याय और सहानुभूति होना चाहिए। अखमेनिद साम्राज्य भले ही समय की धूल में खो गया, लेकिन साइरस का नाम और उसका दर्शन हमेशा अमर रहेगा। ये कहानी न केवल एक शासक की जीवनी है, बल्कि एक ऐसे दर्शन की गाथा है जो मानवता को एकजुट करने की शक्ति रखता है।